जय श्री कृष्ण दोस्तों आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है उस लेडी की जो कर्मयोगी का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ये कहानी जब मैंने पहली बार पढ़ी तो कहानी के अंत में मेरी आंखें भर आईं। ये कहानी मेरी अपनी पसंदीदा कहानियों में से एक है, क्योंकि कहानी सच्ची तो है ही साथ इसकी सीख हमें जीने का सही अर्थ भी बताती है। इस कहानी से आपकी सोच, आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। ये सच्ची कहानी है सुधा मूर्ति जी की। सुधा मूर्ति जो कि इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर नारायण मूर्ति जी की पत्नी है। उन्होंने उनकी किताब द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क में इस कहानी को बताया है। आप इस कहानी से श्रीमद् भगवत गीता के कर्म योग के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो सीधा आते हैं कहानी पर। सुधा जी एक बार एक ट्रेन के सेकंड क्लास कंपार्टमेंट से बेंगलुरु जा रही थी। ट्रेन का ये डिब्बा बुक्ड था, फिर भी इस गाड़ी में बहुत सारे श्रमिक मजदूर और गरीब लोग बिना टिकट के चढ़ गए थे। और सेकंड क्लास होने के बावजूद ये ट्रेन का डिब्बा पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था। इतने में टीसी आया और लोगों की टिकट चेक करने लगा। लोग टीसी को टिकट ना लेने का कारण और अपनी मजबूरी बताकर परेशान कर रहे थे। सुधा जी बताते हैं, शायद टीसी ने श्रीमद् भगवत गीता से सीख ली थी और वो बिल्कुल भी इन बातों से विचलित नहीं हो रहा था और उनकी टिकट काटकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। तभी टीसी ने सुधा जी से पूछा, तुम्हारी टिकट कहाँ है? सुधा जी ने कहा, मैंने आपको टिकट दिखाई है ना। टीसी बोला, मैम आपको नहीं, जो आपके पीछे वो लड़की छिपी है उससे पूछ रहा हूँ। एक 13-14 साल की लड़की अपने आप को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। टीसी बोला, तुम्हारी पूरी टिकट फाइन के साथ काट दूं? वो लड़की फटे से कपड़े पहनी थी, गरीब थी, वो चुप ही रही। टीसी ने कड़े शब्दों में अगले स्टेशन पर उतरने को कहा। लड़की की दयनीय हालत देखकर सुधा जी ने टीसी से कहा कि वो इसकी टिकट का खर्चा उठाएंगे। इस समय अकेली लड़की का स्टेशन पर रहना सही नहीं होगा। टीसी बोला, मैडम आप इनको नहीं जानती, ये लोग बिना टिकट के जानबूझ के सफर करते हैं। अगर आप अभी टिकट ले भी दोगे तो भी ये अगले स्टेशन पर उतर जाएगी और अगली ट्रेन में चढ़कर बिना टिकट के ही सफर करेगी। अगर आप इसकी मदद करना ही चाहते हो तो आप इसको 10 रुपए देकर यहाँ से चलता कीजिए, यही सही होगा। सुधा जी का दिल न माना और उन्होंने इस लड़की से पूछा, आखिर उसको जाना किधर है? लड़की अब भी कुछ ना बोली। तो सुधा जी ने ट्रेन के आखिरी स्टेशन बेंगलुरु की टिकट ले ली और लड़की को बैठने के लिए सीट भी दी, परंतु लड़की शर्माती रही और वो ट्रेन के फर्श पर ही बैठ गई। फिर उस लड़की के लिए रात्रि का भोजन मंगवाया गया, जिसको उसने अपने हाथ में ही पकड़े रखा। सभी लोग गाड़ी में सोने लगे, परंतु लड़की भोजन हाथ में पकड़े सहमी सी फर्श पर ही बैठी रही। सुधा जी ने इसको ट्रेन की टिकट पकड़ा दी। शायद उनको टीसी की बात याद आई कि लड़की बीच में ही उतर जाएगी। सुधा जी सुबह 6 बजे उठी तो देखा लड़की ने भोजन समाप्त कर लिया था और वो ट्रेन से उतरी भी नहीं थी। और फिर जब गाड़ी बेंगलुरु पहुंचने लगी, सुधा जी ने लड़की को सीट पर बैठने को फिर से कहा। इस बार लड़की सीट पर बैठ गई और उसने बताया उसका नाम चित्रा है। लड़की के पिता कुली का काम करते हैं और उसके माताजी की मृत्यु उसके जन्म के बाद ही हो गई थी। फिर उसके पिता ने दोबारा शादी कर ली और फिर उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। अब उसकी सौतेली माँ उसको पीटती है। सुधा जी ने उसके फटे कपड़ों से झांक लिया था कि वो सच बोल रही है। उसके शरीर पर मार के निशान झलक रहे थे। लड़की ने ये भी बताया इसी कारण उसने अपना घर छोड़ दिया है। बातें करते करते बेंगलुरु आ गया। सुधा जी के कदम अपनी कार की तरफ बढ़ने लगे कि उनको लगा कोई नजर उनका पीछा कर रही है। पीछे मुड़कर देखा तो पाया चित्रा उनकी ओर देख रही है और उनका पीछा भी कर रही है। और जब सुधा जी कार में बैठ गईं, तो लड़की उनकी ओर देखती रही। सुधा जी को लगा पहले उन्होंने लड़की को अकेला नहीं छोड़ा था क्योंकि उनको इसकी सुरक्षा की चिंता थी, तो अब क्या वो अकेली लड़की इतने अनजान लोगों के बीच में इस स्टेशन पर सुरक्षित है? नहीं। इसीलिए सुधा जी ने लड़की को अपनी कार में बिठा लिया और ड्राइवर को कहा कि वो कार को उनके दोस्त राम के घर लेकर जाएं। राम एक आश्रम चलाता था। चित्रा को यहाँ छोड़ दिया गया। सुधा जी ने उसके हाई स्कूल का सारा खर्च भी उठाया। चित्रा पढ़ाई में काफी अच्छी निकली। समय बीतता गया और सुधा जी ने एक दिन उसके कॉलेज का खर्च उठाने की बात की तो उसने कहा वो नौकरी करके खुद अपने पैरों पर खड़ी होगी। समय डालकर उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। अब
अब राम ने सुधा जी को फोन करके बताया उनको चित्रा को आश्रम से निकालना होगा क्योंकि आश्रम केवल विद्यार्थियों का खर्च ही उठाता है। सुधा जी ने राम से कहा चित्रा स्वयं अपना खर्च उठाएगी और उसको आश्रम में तब तक रहने दिया जाए जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। सुधा जी को उसकी शादी की चिंता अब सताने लगी। इसी बीच एक दिन चित्रा का फोन आया और उसने सुधा जी को बताया उसकी कंपनी उसको अमेरिका भेज रही है। चित्रा अमेरिका चली गई और वहां पर काफी सफल रही। एक बार सुधा जी यूएसए गई एक लेक्चर देने के लिए। सुधा जी का लेक्चर समाप्त होने पर होटल छोड़कर वो जाने ही लगी थी तो होटल की रिसेप्शनिस्ट ने बताया आपको कुछ भी पैसे नहीं देने होंगे, होटल का सारा बिल उधर खड़ी लड़की ने चुका दिया है। दूसरी ओर चित्रा अपने पति के साथ खड़ी थी। वो पांव छूकर सुधा जी से मिली। बातचीत के बाद सुधा जी ने पूछा कि उसने उनके होटल का बिल क्यों दिया। चित्रा की आंखों में अश्रु आ गए और वो बोली अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो आज मैं क्या होती, शायद कहीं भीख मांग रही होती या इससे भी बुरा कुछ मेरे साथ हुआ होता। सुधा जी ने कहा कि तुम ग्रस्त में प्रवेश की हो, तुम्हें पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, तुमने मेरे होटल का बिल क्यों दिया। चित्रा ने कुछ नहीं कहा और वो अपने पति से सुधा जी के पांव छूने को बोली और सिसक सिसक कर रोने लगी। उसने सुधा जी को गले लगाकर बोला क्योंकि उस दिन आपने मेरी टिकट के पैसे दिए इसीलिए मैंने बिल दिया। दोस्तों ध्यान दीजिए, चित्रा जब कमाने लगी तो सुधा जी ने उससे किराया देने को कहा। वहीं दूसरी तरफ जब चित्रा को जरूरत थी तब उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया। श्रीमद् भगवत गीता के 17 अध्याय के 20वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं दान केवल उसको दो जिसको दान की जरूरत है, बिना फल की आशा के, सही व्यक्ति, काल और देश देखकर। इस कहानी में हमने ये भी देखा दान करने वाले के पास भी लौटकर बहुत कुछ आया। चित्रा सुधा जी को कभी नहीं भूल पाई, कर्मों का फल भी मिला। हरे कृष्णा।